डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मा, मम्मा क्या कर रही हो आप? मैं आपके हैंडसम दामाद को देख रही हूँ, देखो। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बालकनी से देखा तो उसे एक लड़के की पीठ नजर आई जो कि इस वक्त पुशअप कर रहा था। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने खुद से कहा, ये लड़की बिगड़ गई है। कहते हुए उसने अमानत को गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गई। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या किया मम्मा आपने? हमारे प्रिंस चार्मिंग कितने हैंडसम लग रहे थे, हम तो उन्हें ही देख रहे थे। आप तो ऐसे हमें खींचकर लेकर आ गए जैसे हम किसी और के पति पर नजरें डाल रहे थे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, टीवी सीरियल्स, तुम आज से एक भी टीवी सीरियल नहीं देखोगी। हम सच में घर की सारी टीवी बंद करवा देंगे। और शीला, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी तरह पागल बना दिया है आपको। शीला अमानत की केयरटेकर थी जिसे टीवी सीरियल्स देखने का बहुत शौक था। उसके साथ ही टीवी सीरियल्स देख देख कर अमानत एक नंबर की नौटंकी बन गई थी। अमानत ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मम्मा नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम बिना टीवी सीरियल्स के कैसे जिएंगे मम्मा, कैसे जिएंगे? अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, कैसे जिएंगे? हम तो सोच रहे हैं कि हम आपको हॉस्टल में डाल दे। हम देवल से वापस आने के बाद बात करते हैं। आपको हॉस्टल में डलवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप टीवी कहाँ पर देखेंगी। मन्नत की बातें सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, कैसी मम्मा हो आप? अपनी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी की बच्ची को हॉस्टल भेजने की बात करती हो? आपके पास दिल नहीं है, पत्थर दिल हो आप, पत्थर दिल। मन्नत ने खुद से कहा, हे भगवान बचा ले मुझे इस नौटंकी से। साक्षी, तुमने अपनी कॉपी पैदा कर दी जिसके अंदर टीवी सीरियल ने और भी ज्यादा नौटंकी भर दी है। बचा लो मुझे, बचा लो। मन्नत के रिएक्शन को देखकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा वैसे बताओ ना, आपके दामाद आपको कैसे लगे? हैंडसम है ना, बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह। कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। मन्नत ने अमानत को घूरते हुए कहा, अगर बड़े होने के बाद आपके प्रिंस चार्मिंग ने अपने लिए कोई और सिंड्रेला ढूंढ ली तो फिर क्या करोगी आप? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, कैसी बुरी बुरी बातें करते हो? आज ही हमने प्रिंस चार्मिंग से प्रॉमिस लिया है कि बड़े होने के बाद वो हमसे शादी करेंगे, और इतनी प्रीटी और ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़कर कोई किसी और से शादी क्यों करेगा भला? आप भी ना मम्मा बुद्धू हो, बुद्धू। वैसे आप हमारे रूम में क्यों आई थी? आपकी वजह से हम प्रिंस चार्मिंग को नहीं देख पाए और ऊपर से हमारा कान भी लंबा हो गया। मन्नत ने अमानत को घूरते हुए कहा, आज से आप अकेली घर से बाहर नहीं जाएंगी, रामू काका के साथ जाएंगी और बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाएगी। समझ गई ना आप मेरी बात? इसलिए मुझे बिना बताए घर से निकलने के बारे में सोचना भी मत। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर ऐसा क्यों मम्मा? डैडी ने तो कहा था कि हम यहाँ पर घूम सकते हैं, ये हमारी सोसाइटी है ना मम्मा। मन्नत ने प्यार से कहा, अमानत आप तो जानते हो ना कि आपके डैडी सुपर हीरो हैं, तो सुपर हीरो के कई सारे विलेन्स दुश्मन होते हैं। तो विलेन्स सुपर हीरो को कमजोर करने के लिए सुपर हीरो की फैमिली पर अटैक करते हैं। क्या आप चाहती हो कि आपकी वजह से डैडी पर अटैक हो? अगर आप पर अटैक हुआ तो वो लोग आपके बदले डैडी से कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, डैडी को भी कैद कर सकते हैं। बोलो, क्या आप चाहती हो ऐसा? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, नहीं मम्मा, हम ऐसा नहीं चाहते और हम ऐसा ना ही होने देंगे। हम डैडी की स्ट्रांग प्रिंसेस है। हम अकेले अगर बाहर चले गए तो हम उन सभी विलेन्स को अच्छे से पीटेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, हमने कहा है कि आप अकेली बाहर नहीं जाएंगी, यहाँ पर उन्हें पीटने की बात कैसे आ गई? आप खुद से 10 गुना ज्यादा बड़े लोगों से कैसे लड़ाई करोगी? जरा बताना। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम स्ट्रांग हैं मम्मा, हम रोज दूध पीते हैं, देखो। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर अपने दोनों को दिखाया। मन्नत ने सर को हिलाते हुए कहा, बाहर नहीं जाना मतलब नहीं जाना। कहते हुए मन्नत वहां से बाहर चली गई। रात का वक्त, राठौर परिवार ने साथ में मिलकर डिनर किया।
अमानत बाहर जाना चाहती थी पर अथर्व ने उसे मना कर दिया था। मन्नत अथर्व से पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, पर अथर्व ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया था। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। मन्नत अथर्व के सीने पर अपना सर रखाकर लेटी हुई थी। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें आप बताएं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आप इस तरह से अमानत को कैद करके तो नहीं रखते थे, कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताइए डेविल, आप परेशान लग रहे हैं। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, आयुष का बड़ा भाई, उसकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई है, तब से अग्रवाल फैमिली अमानत को वापस पाना चाहती है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से कहा, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? उन लोगों ने ही हमारी अमानत को मनहूस कहा था ना, उन लोगों ने ही कहा था ना कि वो कभी जिंदगी में दोबारा अमानत का चेहरा नहीं देखना चाहते, और अब जब उनका बड़ा बेटा मर चुका है, उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कोई वंश नहीं है, तो वो हमारी अमानत को वापस हासिल करना चाहते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, हमारी अमानत सिर्फ हमारी है। हमें साक्षी और आयुष ने उसे दिया था, वो हमारे पास उनकी आखिरी निशानी है, हम उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे शांत करते हुए कहा, आप मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना मन्नत? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये भी पूछने की बात है डेविल, हम दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पर ही करते हैं। कहते हुए मन्नत मुस्कुराने लगी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तो हमारी अमानत हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे दोनों बच्चों पर किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हमेशा हम चारों की एक छोटी सी फैमिली खुश रहे, साथ रहे, हम, आप, अबीर और अमानत। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने प्यार से कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को अपने सीने से मजबूती से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ ही देर में वो दोनों सो चुके थे। वही बालकनी में अमानत अस्तित्व के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर आज अस्तित्व बाहर ही नहीं आ रहा था। अस्तित्व ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो बाहर नहीं जाएगा। वो जानता था कि अमानत अपनी बालकनी में खड़ी होकर उसके बाहर आकर गिटार बजाने और गाना गाने का इंतजार कर रही होगी। काफी देर तक जब अस्तित्व नहीं आया तो आखिर में अमानत रोते हुए वापस अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, आपने हमारे लिए गाना नहीं गाया, आप बहुत बुरे हो प्रिंस चार्मिंग, बहुत बुरे। कहते हुए अमानत सिसकते सिसकते अपने टेडी बेयर को गले लगा कर लेट गई। वही काफी वक्त होने के बाद अस्तित्व, जो कि अपने रूप में गिटार को लेकर बैठा हुआ था, बालकनी में आ गया। उसने चांद की तरफ देखा और फिर सामने बालकनी की तरफ, जहां पर इस वक्त वो छोटी सी शैतान नहीं थी। उसने खुद से कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर मेरी जिंदगी का कुछ और मकसद है। मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तबाही है, सिर्फ तबाही, और मैं इस तबाही में तुम्हें या फिर किसी और को शामिल नहीं करना चाहता। कहते हुए अस्तित्व गिटार बजाने लगा। वही अमानत नींद में ही गिटार की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग अथर्व आज भी ऑफिस जल्दी चला गया था। अबीर भी उसके साथ ही चला गया था। मन्नत को अथर्व ने स्पेशली कहा था कि वो अमानत को बाहर ना जाने दे, इसलिए मन्नत ने सभी बॉडीगार्ड को, रामू काका को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज कोई भी अमानत को ना खुद बाहर लेकर जाएगा, ना कोई उसके साथ बाहर जाएगा। मन्नत इस वक्त अमानत के रूम में खड़ी होकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने अमानत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, उठ जाओ शैतान की नानी, कितना सोना है। अमानत ने अपनी आंखों को खोलकर मन्नत के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए कहा, मम्मा अमानत को बेबी स्लिप कंप्लीट करने दो ना, आपको पता है ना ब्यूटीफुल गर्ल्स को ज्यादा सोना चाहिए ताकि वो और ब्यूटीफुल लगे। अब आपको कैसे पता होगा, आप तो ब्यूटीफुल हो ही नहीं। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें छोटी हो गई। उसकी ये बदमाश बेटी हमेशा उसे परेशान करने के और उसके साथ लड़ाई करने के तरीके ढूंढती रहती थी। मन्नत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, मैं तो आपसे ज्यादा प्रीटी हूँ, मेरी ब्लू आइज अच्छी है, मेरी ब्लू आइज देखकर कोई भी मुझसे प्यार करने लगता है। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा भैया को आपकी ब्लू आइज मिली, फिर हमें क्यों नहीं? हमारी आइज ब्लू होती तो हम और भी ज्यादा क्यूट दिखते। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसकी आंखों को देखा। अमानत की आंखें हुबहू आयुष की आंखों की तरह थी, जिसे देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपकी आइज बिल्कुल आपके डैडी की तरह है। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने कहा, पर डैडी की आइज तो ब्लैक है ना मम्मा। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन में आपके डैडी की आइज बिल्कुल ऐसी थी,
बहुत हो गई बातें। आप जल्दी से नहा लो, आज मैंने आपका फेवरेट पास्ता बनाया है। पास्ता का नाम सुनते ही अमानत उछलते कूदते बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद मन्नत और अमानत ने साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर मन्नत के साथ टीवी देखने के लिए बैठ गई। अमानत ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा हम बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। मन्नत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, गार्डन में ही खेलना, बाहर नहीं, आज आप बाहर नहीं जाओगी, रामू काका के साथ भी नहीं। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सोसाइटी में भी नहीं। मन्नत ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, कहीं नहीं से मतलब है कि कहीं नहीं। अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, ओके हम अपने गार्डन में ही खेलेंगे, पर हम हमारे दोस्त पीयूष को तो बुला सकते हैं ना। मन्नत ने अमानत की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, ओके रामू काका को उसे लेने के लिए भेज देना और आप उनके साथ मत जाना। अमानत ने हंसते हुए कहा, ओके मम्मा। कहते हुए वो मन्नत के गाल पर किस करके बाहर चली गई। बाहर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेंशन को चारों तरफ से घेरा हुआ था। अमानत इस वक्त अपने गार्डन में खेल रही थी। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, हमने तो प्रिंस चार्मिंग को देखा भी नहीं, हमें अंदर क्यों रहने के लिए बोल रहे हैं सब लोग। कहते हुए वो रामू काका को देखने लगी जो कि उसे ही घूर रहे थे। अमानत ने रामू काका को घूरते हुए कहा, हमारे दोस्त को बुलाने के लिए जाओ ना, जल्दी से उसे बुला कर लाओ। रामू काका ने अपना सिर हिलाया और वहां से पीयूष को लेने के लिए चले गए। अमानत क्यूट सा फेस बनाकर आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स को देख रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अमानत बेबी। अमानत ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अंकल हमें बाहर जाना है, पर आप सब लोग हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हो। उस सिक्योरिटी गार्ड ने सब की तरफ देखते हुए कहा, आपको बाहर जाना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से उछलने लगी। उसने कहा, तो हमारी मदद करो ना, हमें प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए जाना है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, आप वहाँ से निकल जाओ। कहते हुए उसने दूसरे गेट की तरफ इशारा किया जहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, थैंक यू अंकल। कुछ देर बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका दिया था। अमानत चोरी छुपके गेट से बाहर आ गई। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में उस सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनाई दी, अमानत। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, थैंक यू अंकल। उसने इतना कहा ही था कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और उसे मजबूती से अपने पास खींच लिया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड्स ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो अमानत बच्चे को। कहते हुए उन्होंने फायर कर दिया। गोली सीधा उस सिक्योरिटी गार्ड की पीठ में लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो। कहते हुए उसने अमानत को सामने किया। उसकी पीठ से खून निकल रहा था और अमानत के सामने होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स फायर नहीं कर पा रहे थे। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां पर आसपास सफेद सफेद धुआं फैलने लगा और सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। एपिसोड 22। अमानत इस वक्त अपने मेंशन के बाहर खड़ी थी। तभी वही सिक्योरिटी गार्ड जो कि उसकी अभी बाहर निकलने में मदद कर रहा था, उसने पीछे से अमानत के मुंह पर रुमाल रख दिया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें। कहते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पीछे से बाकी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ गए। उनमें से एक ने उस आदमी की पीठ पर गोली चलाते हुए कहा, छोड़ो बच्चे को। गोली के लगते ही उस आदमी ने अमानत को अपने सामने कर चिल्लाते हुए कहा, फायर करने के बारे में सोचना भी मत, वरना सबसे पहले ये बच्ची जान से जाएगी। अमानत को देखते ही उन लोगों ने फायरिंग करना रोक दिया। इस वक्त वहां पर सफेद धुआं फैलने लगा। धुएं की वजह से उन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद धुआं खत्म हो चुका था और वो आदमी अमानत को लेकर वहां से गायब हो चुका था। उन सभी सिक्योरिटी गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन सब के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उन सबको स्पेशली कहा गया था कि एक पल के लिए भी मेंशन पर से नजरें नहीं हटनी चाहिए और एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनमें से हेड सिक्योरिटी गार्ड ने डरते डरते अथर्व का नंबर डायल किया क्योंकि अब उन्हें ये बात अथर्व को बतानी जरूरी थी कि अमानत को कोई लेकर चला गया है। दूसरी तरफ अथर्व जो कि इस वक्त बनारस से ही कुछ दूरी पर एक लग्जरियस ऑफिस के अपने केबिन में बैठकर कुछ सोच रहा था। मोबाइल की आवाज़ सुनकर उसने मोबाइल उठाकर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड का नंबर देखकर उसने जल्दी से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अथर्व की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई।
उसने गुस्से से कहा, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए उसने कॉल कट करके चिल्लाते हुए कहा, तुम पछताओगे दिग्विजय अग्रवाल, तुम पछताओगे। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अथर्व अपने मेंशन वापस आ चुका था। मन्नत को भी पता चल चुका था कि अमानत को कोई उठा कर ले गया है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अथर्व ने मेंशन में जाकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद करो मन्नत, कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि कोई भी हमारी अमानत को हमसे दूर नहीं कर पाएगा और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। मन्नत ने रोते हुए कहा, वो लोग क्यों हमारी अमानत के पीछे पड़े हुए हैं? सालों पहले उन्होंने ही कहा था ना कि हमारी अमानत मनहूस है। हमारी अमानत को वो कभी देखेंगे भी नहीं, तो अब क्यों उसके पीछे पड़े हैं? हमें हमारी अमानत चाहिए। आपको जो करना है कीजिए। हमने हमेशा आपको रोका है ना कि आप खून खराबा मत कीजिए, पर अगर आपको ये सब भी करना पड़े तो भी कीजिए, पर हमें हमारी अमानत चाहिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वो लोग अमानत को लेकर मुंबई गए हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है, आप अबीर को बता दीजिए, हम मुंबई के लिए निकलते हैं। हमें यहाँ पर वैसे भी हमारी अमानत के बिना सुकून नहीं मिलेगा। अथर्व ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद वो लोग कार में बैठकर बनारस के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनका प्राइवेट जेट पहले से ही रेडी था। मन्नत अभी भी यही सब सोच रही थी कि उसकी अमानत किस हालत में होगी। अथर्व इस वक्त सिर्फ अबीर और मन्नत के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। उसने डिसाइड किया था कि इस बार वो अग्रवाल फैमिली को नहीं छोड़ेगा। हर बार वो उन लोगों को इसलिए छोड़ देता था क्योंकि वो सब उसके दोस्त आयुष का परिवार थे, पर अब उन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी और अब अथर्व उनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला था। शाम का वक्त, कॉलोनी में अस्तित्व इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर राठौर मेंशन की तरफ देख रहा था, पर उसे राठौर मेंशन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? हर वक्त तो बालकनी में लटक कर मुझे घूरती रहती है, अचानक से कहाँ चली गई? अस्तित्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो अमानत को देखना चाहता था। कुछ देर बाद वो शेखावत मेंशन से निकलकर राठौर मेंशन के सामने आकर खड़ा हो गया। वहां पर सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। उन दोनों को देखकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, इस घर में जो छोटी बच्ची रहती है वो कहाँ है? अस्तित्व के सवाल को सुनकर उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि जानता था कि अस्तित्व शेखावत मेंशन में रहता है, उसने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, वो लोग तो मुंबई के लिए चले गए हैं। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना कि अमानत अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई है, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने थोड़े से रूखे हुए अंदाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था कि वो नहीं जाने वाली है इतनी जल्दी, क्या सच में वो चली गई? अस्तित्व के सवाल को सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अस्तित्व को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या पूछे। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और वहां से वापस शेखावत मेंशन में आ गया, पर इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो चुके थे। उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। मेंशन में आकर वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। अधिराज जी, जो कि सोफे पर बैठकर उसे ही घूर रहे थे, उन्होंने धीरे से कहा, क्या हुआ? आपका चेहरा इस तरह से उतरा हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अधिराज जी के सवाल पर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा। अधिराज जी ने अस्तित्व के पास आकर धीरे से कहा, हमने कुछ पूछा है अस्तित्व, कुछ हुआ है क्या? जवाब दीजिए। अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, आपने कहा था ना कि मुझे हंसने की, खुश होने की वजह मिल गई है, पर वो वजह तो खुद ही मुझसे दूर चली गई नाना जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे कोई वजह नहीं चाहिए। अगर किसी को अपने करीब आने दिया तो फिर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले से ही जो कोई भी मेरे करीब था सब मुझसे दूर जा चुके हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? हमने तो प्यारी सी बच्ची के बारे में बात की थी, क्या नाम है उसका? हाँ, अमानत। क्या वो? कहते हुए अधिराज जी चुप हो गए। अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा, तो उसके जाने की वजह से उदास हैं आप? क्या आपको पता नहीं था कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है? वो तो हर साल यहाँ पर आती है और आप जानते हैं कि हर साल वो छुप छुप कर आपको देखती थी, पर फिर भी आप उसको इग्नोर करते थे, तो अब उसके जाने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इनफैक्ट मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मैं तो चाहता था कि वो यहाँ से चली जाए और अब वो फाइनली यहाँ से जा चुकी है तो मैं सुकून से रहूँगा।
कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपको आपका सुकून वापस मिल गया तो आप सुकून से रहिए, हमें अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना है इसलिए हम जा रहे हैं। कहते हुए अधिराज जी वहां से चले गए। अस्तित्व ने खुद से कहा, सुकून? क्या सच में उसके जाने से मुझे सुकून मिल रहा है? कहते हुए अस्तित्व अपने रूम की बालकनी में आकर उस जगह को देखने लगा जहां की रेलिंग पर अमानत लटकी हुई उसे घूर घूर कर देखती रहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा चेहरा और उसकी बात घूमने लगी, प्रॉमिस करो आप बड़े होने के बाद हमसे ही शादी करोगे। और अस्तित्व का ये कहना कि हाँ, बड़ा होकर मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और अब दिमाग खराब करने के बाद, मुझे इरिटेट करने के बाद, मेरा सुकून छीनने के बाद गायब हो गई है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आई विश कि तुम कभी वापस ना आओ। कहते हुए अस्तित्व अंदर जाकर अपने बेड पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक आलीशान से मेंशन के एक किंग साइज बेड पर अमानत लेटी हुई थी। रूम की थीम पिंक कलर से डेकोरेट की गई थी। वहां पर पास में ही एक 75 साल के आसपास का आदमी और 72 साल के आसपास की औरत बैठी हुई थी। उस आदमी ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ये बिल्कुल हमारे आयुष की तरह दिखती है ना। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तभी छोटी सी अमानत की आंख खुल गई। उसने अंगड़ाई लेकर उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मम्मा हमें दर्द हो रहा है, हमारे हाथों को दबा दो। अमानत के इतना कहते ही उस बूढ़े आदमी ने अमानत के छोटे से हाथों को पकड़कर प्यार से कहा, आपको कहाँ दर्द हो रहा है प्रिंसेस? किसी और की आवाज सुनकर अमानत ने अपनी आंखें खोलकर देखा और दो अनजान लोगों को अपने सामने देखकर वो घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, आप दोनों कौन हो और हम कहाँ पर है? ये कहते हुए वो अजीब नजरों से रूम को देखने लगी क्योंकि ये तो कोई और ही रूम था। ना उसके मुंबई के घर वाला रूम, ना उसके बनारस के घर वाला रूम। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ साथ डर भी था। उस औरत और आदमी ने प्यार से कहा, हम आपके बड़े दादाजी और बड़ी दादी माँ हैं। अमानत ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम हमारे बड़े दादाजी और बड़ी दादी माँ को पहचानते हैं। आप दोनों वो बिल्कुल भी नहीं हो। क्या आप दोनों ने हमें बुद्धू समझा है? हमें अच्छे से पता है आप दोनों हमारे कोई नहीं हो। छोड़ो हमें और हमें हमारे मम्मा और डैडी के पास जाने दो। अमानत की बात सुनकर उस औरत ने प्यार से कहा, बच्चा हम सच में आपके बड़े दादाजी और बड़ी दादी माँ हैं। क्या आप साक्षी और आयुष को जानती हो? कहते हुए उन्होंने अमानत के सामने साक्षी और आयुष की तस्वीर को रख दिया। साक्षी और आयुष की तस्वीर को देखकर अमानत ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, हाँ ये हमारी साक्षी मम्मा और ये हमारे आयुष डैड है, बट ये तो गोद के पास चले गए। आपके पास उनकी तस्वीर कहाँ से आई? अमानत की बात सुनकर उस आदमी ने प्यार से कहा, हम आपके आयुष डैड के दादाजी हैं, दिग्विजय अग्रवाल, और आपके बड़े दादाजी। सामने खड़े आदमी यानी कि दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने कहा, अच्छा तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हो? वो तो हमारे ऐसे ही डैड है। हमारे रियल डैड तो अथर्व सिंह राठौड़ है और हमारी मम्मा मन्नत सिंह राठौड़। हमें उनके पास जाना है, हमें जाने दो ना बूढ़े अंकल। दिग्विजय अग्रवाल ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, वो आपके असली माँ बाप नहीं है। आपके असली माँ बाप ये दोनों हैं जो भगवान के पास चले गए। वो दोनों तो आपके फेक पेरेंट्स हैं। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, बूढ़े अंकल चुप रहो। अगली बार से अगर हमारे मम्मा और डैडी को फेक बोला तो आपका सर फोड़ देंगे। वो सिर्फ हमारे और हमारे अबीर भाई के मम्मा डैडी है। आपके पास दिमाग नहीं है जो हमारे पेरेंट्स को फेक बोल रहे हो। आप फेक हो। आपकी ये दाढ़ी नकली है, आपका ये चेहरा भी नकली है, आपके दांत भी नकली है, आपका दिमाग भी नकली है। अमानत की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने थोड़े गुस्से से कहा, आप इस तरह से बदतमीजी से हमसे बात नहीं कर सकती। हम आपके बड़े दादाजी हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करें तो हमें हमारी मम्मा और हमारे डैडी के पास छोड़कर आओ। बूढ़े अंकल, बूढ़े आंटी बोलो ना इनको। अमानत को इस तरह से खुद के साथ बात करते हुए देखकर दिग्विजय अग्रवाल और उनकी बीवी परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी बीवी यानी कि मिसेज शालिनी दिग्विजय अग्रवाल ने प्यार से कहा, आपके बड़े दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सच में हमारी पोती हैं और आपके असली माता पिता अथर्व और मन्नत नहीं है। उनका सिर्फ एक बच्चा है अबीर। अबीर आपका असली भाई नहीं है।
आपकी रगों में हमारे आयुष का खून है, इसलिए आप हमारे परिवार का हिस्सा है और अब आप उन लोगों के पास नहीं जाएंगी, आप हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। शालिनी जी की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें हमारी मम्मा, हमारे डैडी, हमारे भाई चाहिए। कहते हुए अमानत अपने दोनों हाथों को बेड पर पटकने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, वो थी तो एक 8 साल की छोटी सी बच्ची। इस तरह से 2 अनजान लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनना और इस तरह से उनके साथ रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स के पास जाना था। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, बदतमीजी करना बंद कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, पर इसी घर में। अब आप हमेशा हमारे साथ इस घर में रहेंगी, हमारे परिवार की वारिस है आप। हम इस तरह से आपको किसी अनजान इंसान के साथ नहीं रहने दे सकते, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता भी ना हो। इसलिए ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अब आप यहीं पर रहेंगी, यहीं पर, और आपका नाम अमानत राठौर नहीं बल्कि अमानत अग्रवाल है। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बूढ़े अंकल, हम आपका सर फोड़ देंगे, हमारा नाम अमानत अथर्व राठौर है और वही रहेगा। एपिसोड 23। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी ने प्यार से कहा, अमानत बेटा, हम आपको बाद में सारी बातें बताएंगे, पर पहले आप बताइए कि आपको क्या खाना है। अमानत ने गुस्से से शालिनी जी को देखते हुए कहा, पहले हमें आप दोनों का खून पीना है। अमानत की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, कितना बदतमीज बना दिया है उस अथर्व राठौर ने हमारी अमानत को। हमने ही गलती कर दी थी सालों पहले उसके हाथ में हमारी अमानत को सौंपकर। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर शालिनी जी उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। वहीं अपने डैडी के बारे में बुरी बातें सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से दिग्विजय अग्रवाल को उंगली दिखाते हुए कहा, बूढ़े दाढ़ी वाले अंकल, हमारे डैडी के बारे में आपने कुछ भी गलत कहा ना तो आपका सर फोड़ देंगे। हमारे डैडी सुपर हीरो है, उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। दिग्विजय जी ने शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, इस बदतमीज लड़की को सुधारने में बहुत वक्त लगेगा, पर फिर भी अब इसे यहीं पर रहना होगा क्योंकि ये हमारी वारिस है। ये कहते हुए दिग्विजय जी ने शालिनी जी से कहा, इसे समझा दीजिए कि बदतमीजी से बात ना करें। कहते हुए वो वहां से बाहर चले गए। अमानत ने उन्हें जाते हुए देखकर गुस्से से कहा, बूढ़े अंकल, आपका तो दांत तोड़ देंगे हम। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी ने प्यार से कहा, इस तरह से बात नहीं करते बच्चा, वो आपके बड़े दादाजी हैं ना, आपके ग्रेट ग्रैंड दादाजी। अमानत ने गुस्से से शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, ना वो हमारे कुछ लगते हैं, ना आप हमारी कुछ लगती है। हमारे पास हमारे अच्छे वाले दादा दादी हैं, हमें आप लोगों को फालतू में दादा दादी बनाने का कोई शौक नहीं है। हमें वापस हमारी मम्मा और हमारे डैडी के पास छोड़कर आओ, वरना हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी कि अगर उन्होंने गुस्सा किया तो अमानत उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेगी, बल्कि वो और ज़्यादा बदतमीजी से बात करेगी। उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, आप धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लोगी कि आपकी सच्चाई क्या है। चलिए हमारे साथ बाहर, हम आपको आपका घर दिखा रहे हैं। अमानत ने गुस्से से घूरकर शालिनी जी की तरफ देखा और फिर पूरे घर को देखकर खुद से कहा, अमानत, लगता है कि ये लोग तुम्हारा किडनैप करके लेकर आए हैं। हाँ, उस गंदे वाले गार्ड अंकल ने तुम्हारे मुंह पर कुछ रखा था ना, तो अब यहाँ से निकलने के लिए कुछ प्लान बनाना होगा, पहले घर को देखकर आते हैं। ये सोचते हुए अमानत ने कहा, ठीक है, हमें देखना है कि ये कैसा घर है। कहते हुए अमानत बेड से कूदकर खड़ी हो गए। शालिनी जी ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की तो अमानत ने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, हमें पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर हमारे हाथ को टच करे, और हमारी मम्मा ने भी कहा है जब भी कोई स्ट्रेंजर हमारे पास आए तो हम स्ट्रेंजर से दूर भागे, इसलिए हमें टच मत कीजिए। अमानत की बात सुनकर शालिनी जी ने अपने हाथ को दूर करके मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम आपकी मर्जी से ही आपको टच करेंगे, चलिए हमारे साथ। कहते हुए शालिनी जी वहां से बाहर की तरफ आ गई। अमानत भी उनके पीछे पीछे अपने रूम से बाहर आ गई। रूम से बाहर आते ही उसे बड़ा सा कॉरिडोर और बड़ा सा मेंशन नजर आया। उसने मेंशन में अपनी नजरें घुमाकर अपनी छोटी आंखों से पूरे मेंशन को स्कैन करते हुए कहा, ये घर तो अच्छा है, तो फिर इन लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया? हमारे डैडी के पास बहुत पैसे हैं, शायद ये लोग डैडी से पैसे मांगना चाहते हैं, पर हम अपने डैडी के पैसे डूबने नहीं देंगे, इन लोगों को तो हम अच्छा सबक सिखाएंगे। सोचते हुए अमानत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने शालिनी जी की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बड़ी दादी माँ, क्या आप सच में हमारी बड़ी दादी हो?
अमानत के मुंह से बड़ी दादी माँ सुनकर शालिनी जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम आपकी बड़ी दादी माँ हैं और हम ही नहीं, आपके पास तो एक दादाजी है, एक दादी माँ है, आपके पास दो बुआ भी है। क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? अमानत की आंखें चमकने लगी। उसने धीरे से कहा, हाँ, हमें सबसे मिलना है। आप हमें नीचे लेकर चलो ना, हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। शालिनी जी को अब अच्छा लग रहा था क्योंकि अब अमानत बदतमीजी से बात नहीं कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए हमारे साथ, सभी लोग आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कब से आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे और फाइनली आप होश में आ चुकी है। कहते हुए उन्होंने फिर से अमानत का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस बार अमानत ने कुछ भी नहीं कहा। शालिनी जी छोटी सी अमानत को लेकर सेकंड फ्लोर से सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग रूम में आ गई। अग्रवाल परिवार का लिविंग रूम भी काफी बड़ा था। लिविंग रूम में इस वक्त कई सारे लोग बैठे हुए थे। दिग्विजय जी भी सोफे पर बैठे हुए थे। कदमों की आवाज सुनकर सबने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उन्हें शालिनी जी के साथ एक प्यारी सी बच्ची नीचे आती हुई नजर आई, जिसकी चबी चबी चीक्स थे और वो अपनी काली काली आंखों से उन सभी को घूर घूर कर देख रही थी। और छोटी सी बच्ची को देखते ही एक 45-50 साल की औरत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अमानत के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, हमारे आयुष की अमानत। उस औरत को देखकर अमानत ने पीछे हटते हुए कहा, ऐसे हमें टच मत करो, हमें पसंद नहीं है कि कोई अजनबी हमें टच करे। अमानत की बात सुनकर उस औरत ने प्यार से कहा, पर हम तो आपकी दादी है, आपके डैडी की माँ। वो औरत आयुष की माँ नंदिनी जी थी। अमानत ने उन्हें घूरते हुए कहा, हमारे डैडी की माँ का नाम कशिश है और हमारी कशिश दादी बहुत ब्यूटीफुल है और आप तो ब्यूटीफुल नहीं हो, आप हमारी दादी नहीं हो। हम आपके दादी नहीं मानने वाले। ये कहते हुए अमानत ने अपने हाथ को शालिनी जी के हाथ से छुड़ाकर उन सभी को घूरते हुए कहा, और आप सब लोग कौन हो? इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, इतने अच्छे अच्छे दिखते हो, फिर हमारा किडनैप क्यों किया? आपको बहुत सारे पैसे चाहिए ना हमारे डैडी से? क्या आप सब लोग गरीब हो? अगर गरीब हो तो भीख क्यों नहीं मांगते हो? हमारे डैडी से पैसे क्यों मांग रहे हो आप लोग? अमानत की बात सुनकर अग्रवाल परिवार के लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दिग्विजय जी ने गुस्से से कहा, ये बच्ची कुछ ज्यादा ही बदतमीज है, बिल्कुल अथर्व राठौर की तरह। दिग्विजय जी की बात सुनकर अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल हम अपने डैडी की तरह है और हमें अपने डैडी की तरह ही बनना है। आपको कोई प्रॉब्लम है नकली दाढ़ी वाले अंकल? अमानत के मुंह से खुद के लिए नकली दाढ़ी वाले अंकल सुनकर दिग्विजय जी ने गुस्से से कहा, आपको समझ नहीं आता, हमने कहा कि हम आपके बड़े दादाजी हैं, बदतमीजी से बात करना कब बंद करेगी आप? अमानत ने एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जब तक आप लोग हमें हमारी मम्मा और हमारे डैडी के पास नहीं छोड़ देते तब तक हम आपके साथ बदतमीजी से ही बात करेंगे। सबके सब आप शक्ल से तो अच्छे दिखते हो, इतने अच्छे घर के होकर चोरी करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अमानत की बात सुनकर वहां पर दो लड़कियां जिनकी उम्र 25 साल के आसपास लग रही थी, उन्होंने हैरानी से कहा, आयुष भाई की बेटी इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर अमानत ने उन्हें घूरते हुए कहा, आयुष पापा सिर्फ हमारे छोटे वाले पापा हैं, बट हमारे रियल पापा का नाम अथर्व है, तो हम अपने पापा की तरह है। तुम दोनों चुड़ैल आंटियों की हिम्मत कैसे हुई हमें बदतमीज कहने की? अमानत की बातें सुनकर पूरा अग्रवाल परिवार सदमे में था, क्योंकि आयुष कभी भी इस तरह से किसी के साथ बात नहीं करता था। अमानत बिल्कुल छोटा अथर्व लग रही थी। अथर्व बचपन में एक बार आयुष के साथ अग्रवाल मेंशन आया था, तब उसने इसी तरह से सबके साथ बात की थी। वो लोग अभी अमानत की बातें सुन ही रहे थे कि तभी उन्हें एक साथ कई सारी गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही अग्रवाल परिवार के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो लोग समझ गए कि ये कौन होगा। दिग्विजय अग्रवाल ने अपनी बीवी की तरफ देखा तो शालिनी जी जल्दी से अमानत के पास आ गई। अमानत ने उन्हें घूरते हुए कहा, हमने कहा था ना, हमें पसंद नहीं है, हमें टच मत करो, हमसे दूर रहो। शालिनी जी ने अमानत की बात को इग्नोर करके उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलिए आपके रूम में, आपको हमने कहा था कि हम आपको अपने परिवार से मिलवाएंगे, पर आप तो सबके साथ बदतमीजी से बात कर रही है, आपको सिखाना होगा कि तमीज से कैसे रहते हैं। अमानत ने शालिनी जी के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, चुड़ैल आंटी हमें नहीं सीखना, हम बदतमीज ही ठीक है, आप जैसे चोरों के साथ बदतमीजी ही करेंगे। माना कि हम ब्यूटीफुल है, माना कि हम खूबसूरत है, पर आप लोगों को हमें चुराने की क्या जरूरत थी? हमारे डैडी से पैसे मांगना चाहते हो ना,
पर हम आप लोगों को एक भी पैसे नहीं देने। डैडी आप लोगों की ऐसी की तैसी कर देंगे। आप जानते नहीं कि हमारे डैडी कितने खतरनाक है। हमारे डैडी सुपर हीरो है। अमानत ये सब कह ही रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ अग्रवाल परिवार का लिविंग रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही उन सभी के कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना। इस आवाज को सुनते ही सब ने देखा तो अथर्व इस वक्त अपने बॉडीगार्ड की बड़ी सी टीम के साथ लिविंग रूम से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। अथर्व को देखते ही अमानत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, डैडी हम यहाँ पर हैं, डैडी हमारे पास आओ। ये चुड़ैल आंटी ने हमें पकड़ा हुआ है, डैडी हमारे पास आओ। अमानत की बात सुनकर अथर्व का ध्यान अमानत पर गया जो कि इस वक्त शालिनी जी की गोद में थी। अपनी बेटी को देखकर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, डैडी आ गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा, हमारे डैडी सुपर हीरो है। कहते हुए अमानत ने शालिनी जी के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, चुड़ैल छोड़ो हमें, छोड़ो। अमानत के इस तरह से बाल खींचने की वजह से शालिनी जी ने गुस्से से अमानत को नीचे उतार दिया। अमानत दौड़ते हुए अथर्व की तरफ जा ही रही थी कि नंदिनी जी ने उसके नाजुक से हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, वो तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम्हारे डैडी मर चुके हैं और हम तुम्हारे डैडी की माँ है। नंदिनी जी की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उनकी हथेली पर जोर से बाइट करते हुए कहा, हमारे डैडी दिख नहीं रहे। अंधी आंटी। कहते हुए अमानत दौड़ते हुए अथर्व के पैरों से जाकर लिपट गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अमानत डरी नहीं डैडी, अमानत स्ट्रॉन्ग बेबी है ना, इसलिए। अमानत की आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, अमानत स्ट्रॉन्ग है ना। अमानत ने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखा और उसके सीने पर अपना सर रखकर अपने दोनों हाथ उसके गले में लपेट लिए। अथर्व ने अग्रवाल के लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सालों पहले ही कहा था कि अब से मेरी बेटी के साथ तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। लगता है कि तुम्हें नॉर्मल लहजे में कही गई बात समझ नहीं आती। मिस्टर दिग्विजय अग्रवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का किडनैप करवाने की? क्या अब जल्दी भगवान के पास जाने की इच्छा है तुम्हारी? अथर्व की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसा बदतमीज लड़का हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे बेटे के बेस्ट फ्रेंड थे ना तुम, तो उसके जाने के बाद उसकी बेटी को इस तरह से उसके परिवार से दूर कैसे कर सकते हो? वो हमारे परिवार का खून है, उसे हमें वापस करो। अथर्व ने गुस्से से सभी की तरफ देखते हुए कहा, वो अब अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं है, उसका नाम अमानत अथर्व राठौर है। अथर्व राठौर की बेटी है वो, और ये बात आज से 8 साल पहले मैंने आप लोगों के सामने कही थी, जब आप लोगों ने मेरी बेटी को मनहूस कहा था। क्या आप भूल गए? अथर्व की बात सुनकर नंदिनी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो जानते थे ना कि 8 साल पहले आयुष की मौत के बाद हम सब लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो सब कुछ हुआ था। पर हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज हमारी बच्ची को हमें वापस दे दो, हमारे पास अब जीने के लिए कोई वजह नहीं बची है। अथर्व ने गुस्से से नंदिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, जस्ट बिकॉज आपके बड़े बेटे की मौत हो चुकी है तो अब आपको याद आ रहा है कि आपके छोटे बेटे की एक बेटी भी थी। आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी कोई खिलौना है जिसे मैं आप लोगों को खेलने के लिए दूंगा? अगली बार से मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने के बारे में अगर अग्रवाल परिवार के किसी भी इंसान ने सोचा तो आप लोगों की आंखें निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। सिर्फ मेरे दोस्त आयुष की वजह से इस बार तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूं, ये मेरी बेटी है और मेरी ही बेटी रहेगी। ये कहते हुए अथर्व अमानत को लेकर तेज कदमों से चलता हुआ अग्रवाल मेंशन से बाहर आ गया। एपिसोड 24। अथर्व अमानत को लेकर बाहर आ गया। वहीं अथर्व की धमकी के बाद अग्रवाल परिवार से किसी ने भी आगे जाने की हिम्मत नहीं की, पर सभी लोग गुस्से से बाहर जा रहे अथर्व को देख रहे थे। अमानत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी आप तो सुपर हीरो हो। अमानत की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ गई। अमानत ने अथर्व के गाल पर किस करते हुए कहा, हम कहाँ हैं डैडी? जल्दी घर चलो ना, हमें घर जाना है। अथर्व ने अपना सर हिलाया और अमानत को लेकर अपनी कार में बैठ गया। कुछ ही देर में वो लोग अपने मेंशन पहुंच चुके थे। मेंशन को देखकर अमानत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हम तो वापस मुंबई आ गए, हम बनारस में नहीं हैं। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने कहा,
नहीं, वो लोग आपको किडनैप करके मुंबई लेकर आ गए थे, इसलिए हम सभी मुंबई आ गए। अथर्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हम बनारस नहीं जा रहे हैं अब। अथर्व ने अमानत को नीचे उतारते हुए कहा, नहीं अब हम अगले साल बनारस जाएंगे। अथर्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हमें बनारस जाना है, हमारे प्रिंस चार्मिंग के पास। हमने उनसे बाय भी नहीं किया, उनको पता भी नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, हमें उनके पास जाना है डैडी। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहा, अमानत अब तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा था बिकॉज डैडी लव यू, बट आप छोटी हो इसलिए इस तरह की फालतू बकवास मत करो। आप अभी अपनी स्टडीज पर ध्यान दो और अपनी प्रैक्टिस पर, कहते हुए अथर्व अमानत को लेकर अंदर आ गया। अथर्व की स्ट्रिक्ट वॉइस सुनकर अमानत ने आगे कुछ भी नहीं कहा। अथर्व हमेशा उसके साथ प्यार से बर्ताव करता था, पर जब भी वो इस तरह से बात करता था अमानत की आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी। वो आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देख रही थी। उसने खुद से कहा, प्रिंस चार्मिंग को तो हमारी याद भी नहीं आ रही होगी, वो तो नई नई चुड़ैलों को पटा लेंगे, हमारा क्या होगा। कहते हुए अमानत सिसक रही थी। उसका सर अथर्व के सीने पर था। अमानत को सिसकता हुआ महसूस करके अथर्व को तकलीफ हो रही थी, पर वो चाहता था कि अमानत ये सब कुछ भूल जाए। वैसे भी अगर वो लोग दोबारा बनारस गए तो अमानत वही सब शुरू कर देगी जो कि वो पिछले कुछ दिनों से कर रही थी। बनारस वो लोग साल में सिर्फ एक बार जाते थे, साक्षी और आयुष की बरसी के वक्त। कुछ ही देर में अथर्व अमानत को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। अंदर लिविंग रूम में इस वक्त मन्नत बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अमानत को देखा वो दौड़ते हुए अथर्व के पास आ गई। उसने अथर्व की गोद से अमानत को अपनी गोद में लेकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, आप ठीक हो ना अमानत। कहते हुए मन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मन्नत को रोते हुए देखकर अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हम ठीक हैं मम्मा, आप क्यों रो रही हो? आप रोते हुए चुड़ैल की तरह दिखती हो, हम आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर सब लोग आपको ऐसे देखेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? ब्यूटीफुल अमानत की मम्मा चुड़ैल है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तुम सुधरोगी नहीं नालायक लड़की। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने दांत दिखा दिए। अमानत की आंखों में आंसुओं की बूंदें अभी भी झलक रही थी, पर अपनी मम्मा को रोते हुए देखकर वो अपना रोना भूल गई थी। मन्नत ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, आप क्यों रो रही थी? क्या उन लोगों ने आपके साथ कुछ किया? कहते हुए मन्नत की आवाज में गुस्सा था। अमानत ने कहा, नहीं मम्मा, डैडी ने पहले ही सुपर हीरो की तरह आकर हमें बचा लिया और वो लोग हमें कैसे कुछ कर सकते थे? हम स्ट्रांग हैं ना मम्मा। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अमानत बहुत स्ट्रांग है। अच्छा अब चलो मैं आपको फ्रेश करा देती हूँ, आपके कपड़े खराब हो चुके हैं। कहते हुए मन्नत अमानत को लेकर उसके रूम में आ गई। अमानत का ये रूम भी काफी ज्यादा प्यारा था। मन्नत अमानत को लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद मन्नत अमानत को नहलाकर क्लोजेट में उसके कपड़े चेंज कर रही थी। तभी अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मम्मा हमें वापस बनारस जाना है हमारे प्रिंस चार्मिंग के पास। हमने उन्हें बाय भी नहीं कहा, उनको तो पता भी नहीं है कि हम वापस आ चुके हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसकी शर्ट को सही करते हुए कहा, हम बनारस अब अगले साल जाएंगे, इसलिए आप ये बकवास बंद कर दो, आप अभी छोटी हो। इस उम्र में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप बड़ी हो जाओगी और आपको कोई सच में आपका हमसफर मिलेगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, पर हमें हमारे प्रिंस चार्मिंग से ही बड़े होने के बाद शादी करनी है मम्मा, सच में। अमानत की बात पर मन्नत ने उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लाते हुए कहा, अमानत आप सिर्फ 8 साल की छोटी सी बच्ची हो, इस उम्र में कोई समझ नहीं होती, इसलिए अगर आपको सच में लगता है कि वो आपके प्रिंस चार्मिंग है तो आप जब बड़ी हो जाओगी तब उनसे मिलना, और तब अगर वो आपको अच्छे लगे तब हम आपकी उनके साथ शादी कर देंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत सिसकने लगी। मन्नत ने उसे जैसे तैसे समझाकर बेड पर सुला दिया और खुद अपने रूम में आ गई। उसने अथर्व के पास आकर उसे गले से लगाते हुए कहा, डेविल हम बहुत डर गए थे, अगर उन लोगों ने दोबारा हमारी अमानत को हमसे दूर करने की कोशिश की तो हम अमानत से दूर नहीं रह सकते। अथर्व ने मन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मन्नत, कोई भी हमारी अमानत को हमसे दूर नहीं कर पाएगा। इस बार मैंने उन लोगों को वार्निंग दे दी है, अगर इस बार भी उन लोगों ने मेरी बात को इग्नोर करने के बारे में सोचा भी तो इस बार अपनी मौत के लिए वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई।
उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, और आपकी ये नालायक छोटी शहजादी पता है क्या कह रही थी कि बनारस जाना है अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में कौन किसी के पीछे पड़ता है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करके उसके गालों पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, मैं भी तो 8 साल का था जब आप इस दुनिया में आई थी। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए आप, हमें डिनर की प्रिपरेशन के लिए नीचे जाना है, छोड़िए हमें। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, डिनर की प्रिपरेशन, एंड व्हाट अबाउट मी? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी डिनर करना है पर आपका। अथर्व की बात सुनकर मन्नत उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में अबीर की आवाज सुनाई दी, मॉम डैड रोमांस बाद में कर लीजिएगा, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। अबीर की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम थोड़ी देर में नहीं आ सकते? जब देखो तब हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो। अथर्व की बात सुनकर अबीर ने अथर्व के पास आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, डैड मैं आप दोनों का ही प्रोडक्ट हूँ, अब अगर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसियों को डिस्टर्ब करूंगा? वैसे भी मुझे और अमानत दोनों को तीसरा भाई या बहन की कोई नीड नहीं है। अबीर की बात सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा। वही मन्नत बड़ी बड़ी आंखों से अपने बेटे को देखने लगी। उसने अबीर की तरफ देखकर जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, व्हाट हैपेंड अबीर? कौन सी बात करनी है आपको? अबीर ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मॉम एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं बनारस जाना चाहता हूँ, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अबीर की बात सुनकर मन्नत कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। अबीर ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैड बहुत जरूरी है, प्लीज मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। अथर्व ने अबीर की तरफ देखकर बस अपना सर हिला दिया। अबीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, वो जल्दी से वहां से चला गया। कुछ देर बाद राठौर फैमिली डिनर टेबल पर बैठी हुई थी। अमानत जो कि थोड़ी देर पहले तक उदास थी वो अब खुश नजर आ रही थी। उसे खुश देखकर मन्नत ने कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी मूड बदल भी गया? अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ मम्मा, क्योंकि खुश रहने से इंसान खूबसूरत दिखाई देता है, हमें और खूबसूरत दिखना है, तभी तो प्रिंस चार्मिंग हमसे शादी करेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, दोबारा प्रिंस चार्मिंग? आपके प्रिंस चार्मिंग बनारस में छूट चुके हैं तो अब उन्हें भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीक से आपके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार अगर आपके अच्छे परसेंट नहीं आए तो हम सच में आपको हॉस्टल भेज देंगे। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुला लिया। शेखावत मेंशन में अस्तित्व इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था और अपनी बालकनी के बाहर लगे हुए कैमरे की फुटेज चेक कर रहा था ताकि वो अमानत की फुटेज देख सके। काफी देर तक फुटेज चेक करने के बाद अस्तित्व के हाथ में अमानत की फुटेज लगने की जगह पर उसकी किडनैपिंग की फुटेज लग गई। अस्तित्व ध्यान से देख रहा था कि किस तरह से अमानत दोपहर को राठौर मेंशन से बाहर आई थी और कैसे गार्ड ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। ये देखते ही अस्तित्व की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूरी फुटेज चेक की तो उसे एहसास हुआ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वो अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। उसने बेचैनी से अपने बाल खींचते हुए कहा, इसका मतलब वो खुद से नहीं गई और आई थिंक उसकी फैमिली भी उसे ढूंढने के लिए गई है। क्या वो ठीक होगी और उसे किडनैप किसने किया होगा? अस्तित्व यही सब सोच रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर आज दिन भर अमानत के परेशान ना करने की वजह से वो बेचैन हो गया था। वो चाहता था कि अमानत उसके पास आए, उसे परेशान करे, जैसे उसने उसके रूम को गंदा किया था उसी तरह से उसके रूम को गंदा करके उसे परेशान करे, उसे अपनी प्यारी सी आवाज में प्रिंस चार्मिंग कहे। अस्तित्व ने खुद से कहा, क्या वो ठीक होगी? मैं कैसे पता करूं? सोचते हुए अस्तित्व ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और बालकनी में आ गया। बालकनी में आते ही उसका ध्यान उस रूम की तरफ गया जिसकी बालकनी से अमानत उसे देखती थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपना मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही उस इंसान ने कॉल उठाया, अस्तित्व ने तेज आवाज में कहा, इतनी देर से कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम सूजी? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती है, राठौर फैमिली। आई थिंक अथर्व राठौर, मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और उनकी बेटी का आज दोपहर में किडनैप हो गया था। मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या उनकी बेटी ठीक है। अस्तित्व की बात सुनकर दूसरी तरफ से उस लड़की जो कि दोपहर में अस्तित्व के साथ थी उसने कहा, ओके बॉस। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। अस्तित्व परेशानी से बालकनी में चक्कर काटने लगा। उसने खुद से कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो इडियट?
कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा चेहरा घूम रहा था, जिसे याद करके उसे अपने दिल की धड़कनें तेजी से धड़कती हुई महसूस हो रही थी। अस्तित्व आधे घंटे तक इसी तरह से चक्कर काट रहा था। उसने खुद से गुस्से से कहा, ये सूजी कॉल क्यों नहीं कर रही है? कहते हुए वो दोबारा सूजी का नंबर डायल करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से सूजी ने ही कॉल कर लिया। अस्तित्व ने कॉल उठाकर तेज आवाज में कहा, इतना वक्त लगता है? दूसरी तरफ से सूजी ने कहा, आई एम रियली सॉरी बॉस। हमने पता कर लिया है उस बच्ची का किडनैप हुआ था और उसके फादर ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। इस वक्त वो अपने मुंबई की राठौर मेंशन में है। सूजी की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस वक्त वो एक अजीब सा सुकून अपने दिल में महसूस कर रहा था। भले ही अमानत उससे दूर थी, पर वो इसी बात से खुश था कि अमानत ठीक है। अस्तित्व को कुछ न बोलते हुए देखकर सूजी ने धीरे से कहा, ये तो वही बच्ची है ना बॉस जिसने दोपहर में। कहते हुए सूजी चुप हो गई। अस्तित्व ने गुस्से से कहा, भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं है। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करके उसने अमानत को बालकनी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ही हुआ कि तुम मुझसे दूर चली गई, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ तबाही लिखी है और अगर तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम भी तबाह हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में आकर तुम इस तबाही का हिस्सा बनो। तुम हैप्पी लाइफ डिजर्व करती हो, जो कि तुम्हें मेरे साथ कभी भी नहीं मिलेगी सिलीगल। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में अपने बेड पर आकर लेट गया। राठौर मेंशन में अस्तित्व को ही याद करके अमानत अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर तारों को देख रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या आप हमें याद कर रहे हो प्रिंस चार्मिंग? हमें याद करो वरना हम गुस्सा हो जाएंगे। कहते हुए वो मुंह फुलाकर बालकनी में लगे हुए झूले पर बैठ गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।